हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। हाइड्रोकार्बन एंड एल्किल हैलाइड वाली यूनिट हमने स्टार्ट कर दी थी और उसमें हमने एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली थे। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है हेलोजिनेशन। अब देखिए, हेलोजिनेशन जो रिएक्शन है ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जीओसी में बताया था। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो हेलोजिनेशन की अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको आप चाहे मैकेनिज्म में मान लो चाहे एल्केन वाले चैप्टर में मान लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, वो क्वेश्चन तो क्या है, कंसेप्ट एक ही रहता है, लो लैंग्वेज चेंज कर देगा। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। अब वो क्या करेगा, थोड़ा सा और लैंग्वेज चेंज कर देगा, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, हेलोजिनेशन ऑफ इथेन। अब हेलोजिनेशन की जगह क्या कर देगा, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ इथेन, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन, ब्रोमिनेशन ऑफ इथेन। मतलब कुछ भी लैंग्वेज चेंज करेगा, कंसेप्ट यही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि कंसेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, लैंग्वेज उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंट क्वेश्चन है, वो एक ही क्वेश्चन है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स का हो या क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स का हो या ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स का हो या क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन्स का हो, सब एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगर हम रिएक्शन की बात करें तो CH4 की रिएक्शन हमने कराई क्लोरीन के साथ। कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, फोटोकेमिकल कंडीशन जो है वो दे रखी है। कब? जब आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म है। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बॉन्ड क्लीवेज आपको बताया था, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की एक कंडीशन होती है फोटोकेमिकल कंडीशन, और भी कंडीशन हो सकती है, एक कंडीशन है फोटोकेमिकल कंडीशन। तो फोटोकेमिकल कंडीशन जो है वो आपके अप्लाइड है। और यहाँ पर आपके क्या होगा, CH4 की रिएक्शन CH3Cl2 से कराई तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे, -HCl हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3Cl। अब यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन जो है वो यहीं पर रुक जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, रिएक्शन फर्दर आगे हो सकती है। ठीक है, तो फर्दर आगे होगी तो ये CH3Cl वापस से रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ और क्या बना, -HCl निकलेगा, क्या बन जाएगा, CH2Cl2। फिर रिएक्शन होगी CH3Cl, फिर रिएक्शन होगी CCl4। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो फर्दर आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर हम इसको कैसे कहेंगे कि ये जो है ये मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है या मोनोहेलो प्रोडक्ट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही हेलोजन जुड़ा है। ठीक है, इसको आप डाईहेलो प्रोडक्ट कह सकते हो। ये ट्राई हो गया, ये आपके CH3Cl नहीं है, CHCl3 है। ठीक है, और ये हो जाएगा CCl4। तो कहने का मतलब है मोनोहेलो प्रोडक्ट, बायहेलो या डाईहेलो प्रोडक्ट, ट्राईहेलो और पॉलीहेलो आप प्रोडक्ट कह सकते हो। कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि एक्सेस में कौन है। ठीक है, अभी आगे कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ अब देखिए, इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। कैसे? कि वो कहेगा कि भाई प्रोपेन है, प्रोपेन के बायहेलो प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं। ठीक है, वो सारी कंडीशंस आपको चेक करनी होगी। आगे चलते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आरपीसी ने पूछ रखा है कि हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा ये वाली रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। अब इसी क्वेश्चन को वो 3 तरीके से पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, आंसर हो जाएगा फ्लोरीन की, सबसे कम किसकी है, आयोडीन की, और ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो बात एक ही है, 3 तरह के क्वेश्चन बन गए। चलिए आगे दे रखा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ एल्केन्स इज। अब देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, ये इतना पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई एल्केन है, उसमें 3 तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो वहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का। अब देखिए, यहाँ पर इसका जो डिटेल मैकेनिज्म है ये मैं आपको जीओसी में पढ़ा चुका हूँ। फिर भी अगर आप देखेंगे तो जो रेडिकल बनता है, ठीक है, पहले आपके एल्काइल रेडिकल बनेगा और एल्काइल रेडिकल के बाद वहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन ऐड होगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल रेडिकल है वो आसानी से बन जाएगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री की रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसलिए है क्योंकि जो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब आप 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाएंगे तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए ऑर्डर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। चलिए आगे दे रखा है एल्केन प्लस हेलोजन फोटोकेमिकल कंडीशन मोनोहेलो प्रोडक्ट। मतलब मेजर प्रोडक्ट जो है मोनोहेलो प्रोडक्ट है। कब? मतलब रिएक्शन मैक्सिमम यहाँ पर आके रुक गई। वो कब होगा कि जब हेलोजन एक ही बार रिएक्शन करे। अब एक ही बार रिएक्शन कब होगा कि जब हेलोजन कम हो और एल्केन ज़्यादा हो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एल्केन एक्सेस में।
इसके बाद हमने दिया एल्केन प्लस हेलोजन फोटोकेमिकल कंडीशन पॉली हेलो प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या दे रखा है कि हेलोजन एक्सेस में है तो पॉली हेलो प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर। उसके बाद आगे दे रखा है क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन बट लेस सिलेक्टिव। अब देखिए एक कंसेप्ट होता है रिएक्टिविटी का और एक कंसेप्ट होता है सिलेक्टिविटी का। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, तो जब जल्दी रिएक्ट करेगा तो वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है तो रिएक्टिविटी कम है तो उसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा है। अब देखिए रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो जल्दी रिएक्शन कर रहा है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो चेक कर रहा है कि मुझे कौन से हाइड्रोजन से रिएक्शन करनी है, 1 डिग्री से करनी है, 2 डिग्री से करनी है, 3 डिग्री से करनी है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो देख ही नहीं पाएगा और वो फटाफट रिएक्शन कर लेगा, लेकिन जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसकी सिलेक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आपको सिंपल सा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन से, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसकी सिलेक्टिविटी कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप इसको कह सकते हैं। आगे दे रखा है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ क्लोरीन। अब देखिए क्लोरीन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। अभी हमने क्या देखा, 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, ये तो एक कॉमन पैटर्न हो गया। अब रिलेटिव रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, ये तो हमने ऑर्डर कह दिया कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर इसकी। अब ये कह रहा है कि क्लोरीन के रेस्पेक्ट में इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो यही है, लेकिन रेशो वाइज क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए इसने रेशो के सेंस में कहा है, ऑर्डर तो वही रहेगा। ऑर्डर तो क्या रहेगा कि 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री, लेकिन कितना ज़्यादा, तुलना कैसे करें। तो तुलना के लिए इसने क्या दे दिया, 1 डिग्री की अगर रिएक्टिविटी 1 है तो 2 डिग्री की कितनी है 3.8 और 3 डिग्री की कितनी है 5। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी देर में 1 डिग्री का एक हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा क्लोरीन से, उतनी देर में 3 डिग्री के कितने हाइड्रोजन रिएक्शन कर जाएंगे, 5 हाइड्रोजन रिएक्शन कर जाएंगे, और 2 डिग्री के कितने करेंगे 3.8। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोनोहेलो प्रोडक्ट, अब देखिए मोनोहेलो के साथ साथ बाय हेलो भी पूछ लेता है, जैसे हमने देखा ना मोनोहेलो फिर बाय हेलो, तो मोनोहेलो प्रोडक्ट भी की संख्या भी पूछ सकता है और बाय हेलो प्रोडक्ट की संख्या भी पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, मोनोहेलो अगर आपको समझ में आ गया तो बाय हेलो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए नंबर ऑफ मोनोहेलो प्रोडक्ट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी। सबसे पहले दे रखा है CH4। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोनोहेलो प्रोडक्ट के लिए हमको क्या करना है, अलग अलग पोजीशन पे हेलोजन लगा के चेक करना है कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब कार्बन एक है तो फिर पोजीशन एक ही है, तो वहीं पर लगेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए देखने में 2 कार्बन है लेकिन दोनों के हैं बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। अब आप चाहे हेलोजन यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात एक ही है। तो मोनोहेलो प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे, 1। लेकिन अगर आप इसी से बाय हेलो प्रोडक्ट बनाओगे तो देखिए बाय हेलो में क्या करना है, पहले मोनोहेलो बना लो और फिर इसी से बाय हेलो बनाना है। ठीक है, तो जब आप बाय हेलो बनाओगे तो 2 बनेंगे। कैसे कि एक आप यहीं पर जोड़ दो और एक आप यहाँ पर जोड़ दो, तो 2 प्रोडक्ट कौन कौन से बन गए, 1-1 वाला, मतलब दोनों क्या है 1 पोजीशन पे क्लोरीन है, और दूसरा क्या बन जाएगा 1-2 वाला। तो कहने का मतलब यह है कि पहले मोनोहेलो प्रोडक्ट बना लो कितने बन रहे हैं, और उसके बाद आप हेलोजन की पोजीशन देख लो कितनी होगी और उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ इथेन की, तो इथेन से मोनोहेलो तो 1 बनेगा, लेकिन अगर मैं बाय हेलो की बात करूँ तो 2 बन जाएंगे। ठीक है, जेमिनल और विसिनल। अब बात करते हैं C3H7 की, तो C3H7 से मोनोहेलो प्रोडक्ट कितने बनेंगे। ठीक है, यहाँ तो एक एक बन गए मोनोहेलो, और C3H7 से कितने बन जाएंगे, 2। कैसे कि ये जो पोजीशन है दोनों ये सेम है, तो यहाँ पर आपने लगा दिया ये 1 क्लोरो हो गया, 1 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पर आपने लगा दिया तो ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आप सोचेंगे यहाँ लगा दूँ और यहाँ लगा दूँ, एक ही बात है, यहाँ पर लगाओ चाहे यहाँ पर लगाओ, तो एक हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर मोनोहेलो कितने बन गए, 2। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप IUPAC लिख रहे हैं तो उसका नाम अलग आएगा, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है और ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। अब अगर आपको बाय हेलो प्रोडक्ट बनाना है कि बाय हेलो की संख्या कितनी आएगी, तो आप क्या करो, चेक कर लो कि जैसे मान लीजिए अब मैं स्टार्टिंग इससे कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, इससे स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो इससे जब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो एक तो हो गया 1 पे क्लोरीन। अब मैं चाहूँ तो यहीं पर लगा दूँ, एक पोजीशन ये हो गई कि 1-1 हो जाएगा, एक मैं चाहूँ तो इस पे लगा दूँ ये हो जाएगा 1-2, और एक मैं चाहूँ इस पे लगा दूँ ये हो जाएगा 1-3। अब देखिए केवल जब आपके प्रोपेन था तो उसमें दोनों टर्मिनल कार्बन एक जैसे थे, लेकिन जब आपने एक क्लोरीन लगा दिया अब दोनों एक जैसे नहीं है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पर कितने, इससे कितने बन गए, 1-1, 1-2, 1-3। ठीक है, इससे 3 बन गए।
अब इससे जब आप बनाएंगे दूसरे वाले से, तो आप इस पे लगा सकते हैं, एक ये हो जाएगा, ठीक है, इस पे लगा सकते हैं, ये हो जाएगा, और इस पे लगा सकते हैं, ये हो जाएगा। तो जब आप इन तीनों को देखेंगे कि कौन कौन से हैं, तो जब आप यहाँ लगाएंगे तो ये 1 2 कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप बीच में लगाएंगे तो ये 2 2 कहलाएगा, और जब आप लास्ट में लगाएंगे तो ये भी वापस से क्या हो गया, 1 2 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या करा, यहाँ पर देखा तो ये 1 और 2 हो गया, यहाँ पर देखा तो ये 2 और 2 हो गया, और यहाँ पर देखा तो ये 1 और 2 हो गया। अब आप देखेंगे कि अगर, देखिए क्वेश्चन भी दो तरीके से आ सकता है। अगर वो केवल कहे कि C3H7 से बाय हेलो कितने बनेंगे, तो फिर आपको क्या करना है, इससे और इससे दोनों से काउंट करना है। अगर वो कह दे कि प्रोपेन से बाय हेलो कितने बनेंगे, N प्रोपेन से, सॉरी N तो प्रोपेन ये भी है और ये भी है, ठीक है। वो क्वेश्चन जो मैं कहना चाह रहा था वो इसमें फॉलो नहीं होगा, दूसरे में होगा जिसमें चेन लेंथ अलग होगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 1 1 1 2 1 3। अब इससे जो बने 1 2 2 2 और 1 2, अब ये 1 2 1 2 तो रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने एक काट दिया। अब 1 2 और 2 2, अब इसमें देखिए 1 2 है, बिल्कुल है, इसको मैंने काट दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम देख रहे हैं कॉमन प्रोडक्ट है, तो वो 2 बार तो काउंट होगा नहीं, एक ही बार काउंट होगा। तो 3 तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए, 4, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 और 2 2। बात समझ आ रही है? 1 1 1 2 1 1 तो ये हो गया, दोनों इस पे हो गए, 1 2 हो गया इस पे हो गया, और 1 3 हो गया इस पे और इस पे हो गया, और 2 2 जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, इस पे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन क्या पूछा है उससे आपको क्या करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोडक्ट रिपीट ना हो। अगर रिपीट होगा तो वो उसकी काउंटिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसको वापस आप चेक कर लीजिए। 1 1 का मतलब दोनों एक की पे, 1 2 का मतलब 1 पे और 2 पे, 1 3 का मतलब 1 पे और 3 पे, और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, 2 और 2। बात समझ आ गई? तो आपको क्या करना है, पहले मोनोक्लोरो बना लो, फिर मोनोक्लोरो से बाइक्लोरो बना लो, और उसके बाद चेक कर लो जो कॉमन है उसको हटा दो। तो टोटल कितने बन गए, 4, 1 1 1 2 1 3 और 2 2। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी रिस्की होते हैं। रिस्की क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ हम उसको रिपीट कर देते हैं, और कई बार क्या होता है हमसे कुछ मिस हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम खुद ही सॉल्व करें, तो जैसे मान लीजिए अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो कुछ आंसर आएगा, कुछ टाइम बाद सॉल्व करूँगा तो हो सकता है कोई मिस हो जाए, या मैं कोई एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ। तो इसलिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप तसल्ली से सॉल्व कर लीजिए, आंसर को कन्फर्म कर लीजिए, और उसके बाद याद कर लीजिए, ताकि ये कि आपके गलती होने के चांसेस ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो C4H10। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन दो तरीके से हो गया। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि C4H10 से मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि N-ब्यूटेन से कितने बनेंगे और आइसोब्यूटेन से कितने बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में वो पूछ क्या रहा है, C4H10 से पूछ रहा है मोनोक्लोरो, या फिर N-ब्यूटेन से पूछ रहा है, सिंपल ब्यूटेन से पूछ रहा है, या फिर 2 फ्रॉम आइसोब्यूटेन। तो वो आइसोब्यूटेन से पूछा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि N-ब्यूटेन से पूछ रहा है, आइसोब्यूटेन से पूछ रहा है, या सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C4H10। तो चेक कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर दे रखा 4, 2 फ्रॉम N-ब्यूटेन, 2 फ्रॉम आइसोब्यूटेन। तो देखिए यहाँ पर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट की बात करें तो आपने क्या करा, C4H10 है। अब यहाँ पर क्या है कि C4H10 है ब्यूटेन, तो C4H10 के पहले आप आइसोमर बना लो एल्केन के। किसके? एल्केन के। तो C4H10 के 2 आइसोमर बनते हैं, N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब उससे आप हेलोजन जोड़ो, तो ये आपने N-ब्यूटेन बनाया। अब N-ब्यूटेन पे जब आप हेलोजन जोड़ोगे तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो 1 पे या 2 पे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन और ये हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ स्टार लगा हुआ है, अब आप समझ गए होंगे स्टार क्यों लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आइसोब्यूटेन की। तो ये आपके आइसोब्यूटेन है। अब आइसोब्यूटेन में आप देखो कितनी पॉसिबिलिटी है, ये कितने तरह के हाइड्रोजन है। तो एक तो देखेंगे ये तीनों एक जैसे हैं और एक ये एक जैसा है। तो यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, एक ये हो गया, और एक मैंने Cl यहाँ लगा दिया। तो आपने देखा N-ब्यूटेन से 2 बन गए और आइसोब्यूटेन से 2 बन गए। तो N-ब्यूटेन से 2 बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, और आइसोब्यूटेन से बन गए 2। ठीक है, एक ये और एक ये, टोटल कितने बन गए, 4। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर इस पर स्टार लगा हुआ है, तो अगर वो पूछ ले इंक्लूडिंग स्टीरियो, लिख के दे दे कि भाई स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करना है, तो 4 तो थे ही, ये आपके किरल कार्बन है, इसका क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर हो जाएगा। तो अगर आप स्टीरियो इंक्लूड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। बात समझ में आ गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि C4H10 से बाइक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे। देखिए मोनोक्लोरो तो बन गए 4, केवल स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ, स्टीरियो की बात नहीं कर रहा हूँ। मोनोक्लोरो तो कितने बन गए, 4। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बाइक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे C4H10 से। इसको आप सॉल्व करके
मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कितने आपके बाइक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे C4H10 से। उसके बाद सेपरेटली बता देना कि N-ब्यूटेन से कितने बनेंगे और आइसोब्यूटेन से कितने बनेंगे, ठीक है। इसके बाद दे रखा है इफ़ वी इंक्लूड स्टीरियोआइसोमर, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इस केस में स्टीरियोआइसोमर इंक्लूड करोगे तो कितने हो जाएंगे 5। लास्ट का पॉइंट दे रखा है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है, CH4 प्लस आयोडीन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हेलोजन आयोडीन ले रहे हो तो प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन वापस से वो किस में आ जाएगा, रिएक्टेंट में आ जाएगा, मतलब रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। तो ये CH4 प्लस आयोडीन रिएक्शन करके CH3I प्लस HI बना रहा है, रिवर्सिबल है, तो ये रिएक्शन वापस से क्या हो जाएगी, बैक डायरेक्शन में भी चल जाएगी। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कौन शो कर रहा है, आयोडीन शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, एक तो ये मैकेनिज्म पे है, एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बता दिया कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज वो बना सकता है। इसके अलावा इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा मोनोक्लोरो और पॉलीक्लोरो या बाइक्लोरो प्रोडक्ट इसने पूछ रखे। तो ये 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपके और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे। इसके अलावा जो मैकेनिज्म है कि कौन कौन से स्टेप है वो मैं आपको बता चुका हूँ आपके GOC वाले पार्ट में। तो आपको ध्यान होगा, वापस से बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके जब रिएक्शन आप कराते हो CH4 और क्लोरीन की, तो सबसे पहले होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, जो कि क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, इसका हेलोजन का, ठीक है। हेलोजन का क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, जिसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो फ्री रेडिकल बनता है, फिर वो फ्री रेडिकल एल्केन से, फिर वो फ्री रेडिकल बन गया। अब वो फ्री रेडिकल जो है वो क्या कर रहा है, वो रिएक्शन करता है किससे, इससे। तो फ्री रेडिकल जब इससे रिएक्शन करेगा तो जो H है वो ले लेगा और वो क्या बन जाएगा, HCl। तो ये क्या बन गया, CH3 रेडिकल। अब ये जो CH3 रेडिकल है ये नए क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और CH3Cl बना लेगा और क्लोरीन रेडिकल बना लेगा। तो पहला जो स्टेप है चेन इनिशिएशन है, जिसमें क्या हो रहा है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्लोरीन का उससे रेडिकल बन रहा है, 2 Cl रेडिकल। तो ये हो गया चेन इनिशिएशन, जिसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है, रेडिकल। उसके बाद होता है चेन प्रोपोगेशन, जिसमें आपके 2 स्टेप की रिएक्शन दे रखी है। चेन प्रोपोगेशन में क्या है कि जो Cl रेडिकल है वो CH4 से रिएक्शन कर रहा है और CH4 का H ले रहा है और HCl बना रहा है और CH3 रेडिकल बन रहा है। तो चेन प्रोपोगेशन में क्या देखा आपने कि एक तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है CH4 और एक रेडिकल है Cl रेडिकल। तो रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके नया मॉलिक्यूल बना रहा है और नया रेडिकल बना रहा है। तो वहां पर क्या हो गया, CH3Cl बन गया, ये CH3 रेडिकल बन गया और Cl आपके HCl निकल गया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो भी चेन प्रोपोगेशन है। उसमें आपने देखा जो CH3 रेडिकल है वो क्या कर रहा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है और CH3Cl बना रहा है और फिर आपके क्या बन रहा है, वापस से Cl रेडिकल बन रहा है। तो ये आपके क्या है, चेन प्रोपोगेशन है, चलती रहेगी। और चेन टर्मिनेशन में क्या है कि जितने भी रेडिकल हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। चाहे CH3 रेडिकल हो वो आपस में जुड़ जाएंगे, चाहे Cl रेडिकल हो आपस में जुड़ जाएंगे, चाहे CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल हो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए ये रिएक्शन में ये मैकेनिज्म मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये मैं आपको GOC में पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो आप GOC वाले वीडियो में जाइए और वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाले मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये आपके जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो आपके कंप्लीट हो गई है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। अब देखिए नाइट्रेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। एल्केन की रिएक्शन आपने कराई HNO3 के साथ। अब देखिए यहाँ पर एल्केन जो है उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम है, तो वहाँ पर वो बहुत आसानी से रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ पर आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर कितना है, 673 केल्विन। अब आप देखिए कि 673 केल्विन का मतलब अप्रॉक्स 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहा है, नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता है। तो ये क्या बन गया, C2H5NO2 प्लस H2O। तो नाइट्रेशन का मतलब क्या हो गया, NO2 ग्रुप जुड़ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एल्केन में जो है वो इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होती, लेकिन अगर आप बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो वो कंपैरेटिवली आसानी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन और रीअरेंजमेंट। अब देखिए अगर आप ये रिएक्शन ढंग से देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि जब मैंने आपको GOC पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था, तो वहाँ रीअरेंजमेंट वाला पार्ट आया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो वापस से देख लेते हैं। N-ब्यूटेन की आप रिएक्शन करा रहे हो किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। तो अब एनहाइड्रस AlCl3 जो है यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं कैटलिस्ट का काम कर रहा है, या यहाँ पर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये लुईस एसिड का काम कर रहा है, ठीक है। तो एनहाइड्रस AlCl3 जब हम लेते हैं तो ये क्या करेगा, N-ब्यूटेन का क्या बना देगा, आइसोब्यूटेन। क्या बना देगा, आइसोब्यूटेन, ठीक है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसी के अलावा अगर आप N-हेप्टेन लेते हैं, देखिए पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि N-ब्यूटेन से क्या बन गया, आइसोब्यूटेन।
अगर आप एन हेप्टेन ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 4 कार्बन से 4 कार्बन ही बन रहे हैं, ठीक है। आप आइसोमराइजेशन कह सकते हो या रीअरेंजमेंट कह सकते हो। एन हेप्टेन से जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बन रहा है 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, जिसको आप क्या कहते हो ट्रिप्टेन। अब यहाँ पर एन हाइड्रस AlCl3 जो है लुईस एसिड का काम कर रहा है, और एन हाइड्रस लिखा हुआ है, इसका मतलब वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एन हाइड्रस नहीं होगा तो जो उसकी लुईस एसिड की जो इफेक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक वैलेंसी फ्री है वो अगर आप एनहाइड्रस की जगह मॉइस्चर ऐड कर देंगे तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, ऑक्यूपाई हो जाएगी, ठीक है। एन ऑक्टेन की अगर हम बात करें तो देखिए एन ऑक्टेन की जब हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ तो नहीं कह सकते, कैटलिस्ट है ये, तो ये क्या बना रहा है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, जिसको हम क्या कह रहे हैं आइसो ऑक्टेन। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन रहा है, एन हेप्टेन से ट्रिप्टेन बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं 2,2,3 ट्राईमिथाइल ब्यूटेन, और एन ऑक्टेन से बन रहा है आइसो ऑक्टेन जिसको हम कह रहे हैं 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ये मैंने आपसे पूछ भी रखा था इसका यूपीएससी नाम, तो ये आ गया, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है आइसो ऑक्टेन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके ये वाली रिएक्शन पूछ रखी है, बाकी भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन और कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। एरोमेटाइजेशन और कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग, अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, एन हेक्सेन कितने कार्बन है 6, क्या बन जाएगा बेंजीन। बहुत सिंपल है, जब हम बेंजीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी वाला, वहाँ पर भी हम ये पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में आ जाएगा। तो आपने क्या करा है, एन हेक्सेन की रिएक्शन कराई और क्या बन गया बेंजीन। अब ध्यान क्या रखना है कि रिएजेंट क्या क्या है, रिएजेंट आपके दे रखे हैं Cr2O3 और Al2O3, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दे रखा है। तो अगर आपको 6 कार्बन दिख रहे हैं, Cr2O3 दिख रहा है, Al2O3 दिख रहा है, तो क्या बनाना है बेंजीन, ठीक है। इसके बाद एन हेप्टेन, अब एन हेप्टेन, हेप्टेन में कितने कार्बन है 7, तो 7 कार्बन से 7 कार्बन की स्पीसीज बन जाएगी टोलुइन। अब देखिए बेंजीन तो ये है, ठीक है, बेंजीन आप सब जानते हैं। टोलुइन का मतलब आपने क्या कर दिया, एक CH3 लगा दिया इस पर, और अगर आपने एन ऑक्टेन ले रखा है तो ऑर्थोजाइलिन हो जाएगा। तो ऑर्थोजाइलिन में 8 कार्बन होंगे, तो ऑर्थोजाइलिन का मतलब 2 CH3 लगा दिया ऑर्थो पोजीशन, भैया ऑर्थोजाइलिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है कंबशन, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन एक आपको बेसिक्स रिएक्शन बैलेंस करना और पता होना चाहिए कि कंबशन क्या होता है। कंबशन को हिंदी में कहते हैं दहन, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन होता है और एक कंबशन होता है। ऑक्सीडेशन ये होता है कि ऑक्सीडेशन एक लिमिट तक होता है और कंट्रोल्ड आप कह सकते हो। कंबशन जो है वो एक एंड प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ये अनकंट्रोल्ड इसको आप कह सकते हो। CnH2n+2 ये कॉमन फॉर्मूला है किसका, एल्केन का। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए या तो आप जैसे आपको आता है वैसे आप सॉल्व कर लीजिए, या फिर आपको रिएक्शन जब बैलेंस करनी है तो कैसे कर सकते हैं कि अगर CnH2n+2 के फॉर्म में आप इसको देखते हैं एल्केन को, तो ये ऑक्सीजन जो है उसके आगे क्या आएगा 3n+1 डिवाइडेड बाई 2, क्या बन जाएगा NCO2 n+1 H2। हालांकि बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाता है तो फिर वहाँ पर क्या है कि या तो आप डायरेक्ट याद कर लो या फिर ऑप्शन जो दे रखे उसको चेक कर लो कि कौन सा सही होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, CXHY ब्रैकेट में X+Y/4 ऑक्सीजन गिव्स XCO2+Y/2 H2O। ये जो है ये आपकी हीट का सिंबल है, किसका है, हीट का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कंबशन जो रिएक्शन है, दहन अभिक्रिया जो है वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर इसने एग्जाम्पल ले लिया पर्टिकुलर CH4 मीथेन ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसको आप क्या चेक कर सकते हैं, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है इथेन C2H6, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 7/2 ऑक्सीजन गिव्स 2 CO2+3 H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने होंगे ये आप क्या कर सकते हो, इससे चेक कर सकते हो। कैसे, अब पहला वाला है CH4, तो CH4 में अगर हम N की बात करें तो N कितना है 1, तो 1 है तो 3 × 1 3+1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 2 आ गया। या फिर आप कह सकते हो कि कार्बन X है और हाइड्रोजन Y है, तो X+Y/4, तो ये हो गया 1 + 4/4 कितना हो गया 1 2 हो गया। बात समझ आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए C2H6 + 7/2 O2, अब C2H6 + 7, अब ये 7/2 कैसा आया, इसको अगर हम N वाले से देखें तो ये है 3n+1 डिवाइडेड बाई 2, N कितना है 2, तो 3 2 6, 6 + 1 7/2 आ गया। या फिर हम X और Y के हिसाब से देखें तो X तो हो गया 2 एज इट इज़ हो गया,
और y/4, 6/4 का मतलब 3/2, तो 2 + 3/2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्शन आ जाएगी। हालांकि बहुत ज़्यादा पूछते नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक तरीका बता दिया सॉल्व करने का, रिएक्शन को बैलेंस करने का। अब देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और ये मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल में। किसके एग्जाम्पल में? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का हो या पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन का हो, दोनों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के एग्जाम्पल है। पायरोलाइसिस में क्या दे रखा है? हायर एल्केन्स आर हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर आप एल्केन को हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं कर रहे हैं। इट फॉर्म्स अ मिक्सचर ऑफ लोअर एल्केन्स। अब देखिए ऑक्सीजन अगर होगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, आप हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो। इट फॉर्म्स अ मिक्सचर ऑफ लोअर एल्केन्स, एल्कीन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जब आप पायरोलाइसिस करा रहे हो तो बन क्या रहा है? एल्केन बन रहा है, एल्कीन बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है, ये आपके मिक्सचर बनता है, ठीक है। पायरोलाइसिस टेक प्लेस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पायरोलाइसिस जो हो रहा है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन जो है वो कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन ये कई बार ध्यान नहीं रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग, इसको क्रैकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैकिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CH2 CH3, 773 से 973 पे आप इसको हीट कर रहे हो केल्विन पे, और क्या बन रहा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH4 और H2। इसका मतलब प्रोपीन बन रहा है, इथिन बन रहा है, मीथेन बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। अब देखिए काफ़ी टाइम जो पहले पुराने एग्जाम होते थे वहाँ पर बाकायदा पूछा जा चुका है कि जब आप इसका पायरोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि प्रोपेन के पायरोलाइसिस से नहीं बनेगा, तो 3 ऑप्शन तो क्या होंगे? इनमें से होंगे क्योंकि ये बन रहे हैं, और चौथा ऑप्शन जो होगा वो इनमें से नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलर एग्जाम्पल बहुत पुराने जो एग्जाम होते थे तब इसमें पूछ रखा है ये क्वेश्चन कि प्रोपेन के पायरोलाइसिस से क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, ठीक है। लास्ट दे रखा है रीड रिएक्शन। अब देखिए रीड रिएक्शन जो है क्लोरोसल्फोनेशन को कहते हैं। क्लोरोसल्फोनेशन आप करा रहे हो एल्केन का, तो जैसे आपने एग्जाम्पल ले लिया C3H8 प्रोपेन ले लिया, इसकी रिएक्शन करें SO2 के साथ और क्लोरीन के साथ फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बना, एक H रिप्लेस हो गया तो ये हो गया C3H7SO2Cl और साथ में HCl निकल गया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप क्या कह रहे हो? फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड। क्या कह रहे हो? फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन एकदम से अगर वो कोई नई रिएक्शन पूछ ले तो वहाँ पर आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपके रीड रिएक्शन हालांकि नॉर्मली नहीं पूछे गई है, लेकिन पूछी जा सकती है, क्योंकि जब पूछी जाएगी तो फिर हम सोचेंगे कि ये तो हमने पढ़ी नहीं थी। इसलिए क्या है कि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो फ्रेश आते हैं या नए आते हैं। तो वो जो नए क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेंगे? वो जो आपके बचा हुआ थ्योरी का पार्ट है जिस पे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं उसमें से बन सकते हैं। तो ये जो है ये आपकी कंप्लीट हो गया है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। नए वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।